Hello everyone, welcome back to my channel. Today we have a question from kinetic theory of gases and it is derivation of kinetic gas equation. तो kinetic gas equation derive करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, we have to consider a definite mass of a gas. क्या consider करना है? Definite mass of a gas जिसको हमने cubical box में लेना है, इसकी length है L. Let us draw कि ये कोई cubical box है. इसकी लेंथ जो है वो L है. तो क्यूब है तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होंगे L. ठीक है. और इसकी जो वॉल्स हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक. एक परफेक्टली इलास्टिक वॉल्स का क्या मतलब है कि देयर इज नो एनर्जी लॉस व्हेन देयर इज अ कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद दैट वॉल. ठीक है. एनर्जी लॉस नहीं होगा. और हमने कंसिडर कर लिया कि इस बॉक्स में देयर आर टोटल कैपिटल N जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और हर एक मॉलिक्यूल का जो मास है दैट इज स्मॉल m, और जो म्यू है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. अब ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब ये है, देखो कि हमने वेलोसिटीज ली. लेट अस से कि वेलोसिटी है v1, v2, v3 एंड सो ऑन, n मॉलिक्यूल्स की. तो सबसे पहले उनका स्क्वायर किया. स्क्वायर को हमने डिवाइड कर दिया उसको n से. ठीक है. तो ये हो गया मीन और उसका ले लिया रूट. तो इसलिए इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. वैसे ही अगर n1 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी v1 है, n2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी v2 है, n3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी v3 एंड सो ऑन, तो हम उसको n1 इंटू वी1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू वी2 स्क्वायर प्लस n3 इंटू वी3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 और उसका पूरे का स्क्वायर रूट करेंगे, तो उसको भी हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है. अब हम बात करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है सारे गैस के मॉलिक्यूल्स वो बॉक्स के अंदर मूव करेंगे विद वेरी हाई वेलोसिटी इन ऑल द डायरेक्शंस, क्योंकि मोशन क्या है 3D, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इन 3D. तो व्हेन वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी कोलाइड करेंगे और वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे. उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है दैट विल कीप ऑन चेंजिंग. वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी, ठीक है, बट उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज एनर्जी है, दैट रिमेन सेम. देयर इज नो नेट एनर्जी लॉस. ठीक है. बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज सेम. ठीक है. अब वेलोसिटी जो होती है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट यू नो, क्योंकि वेलोसिटी को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से. ठीक है ना. तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे मान लिया ये कोई डिस्टेंस है, हमने ए से चले बी तक और टोटल 100 मीटर डिस्टेंस है, और बी से वापस ए पे आ जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 200, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0. तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. तो मैंने सोचा कि ए से मैं बी पे गया और बी से मैं सी तक ही आया, है ना. तो सी तक ही आया मैं, तो जो मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन दैट इज 25 मीटर ओनली, बट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 175, क्योंकि ए से बी गया 100 मीटर और वापस मैं सी तक आया 75 मीटर. तो मैंने ये नेगेटिव साइन क्यों बनाया है, क्योंकि मैं अब इसकी डायरेक्शन कंसिडर करूं अगर, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी ना. बट अगर मैं सिर्फ इसकी क्वांटिटी कंसिडर करूं, स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करूं, तो 100 प्लस 75, ठीक है, 175. ओके. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है किसी भी मॉलिक्यूल की किसी भी मोमेंट पे, आपको पता है 3D है, तो इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 3 कंपोनेंट्स, म्यू एक्स, म्यू वाई एंड म्यू जेड, टुवर्ड 3 डायरेक्शंस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. और ये जो है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू
ईच अदर, और ये सारी जो हैं दे आर रिलेटेड टू द वेलोसिटी, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस क्या हो गया, म्यू एक्स, म्यू वाई एंड म्यू जेड, और जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस है उससे ये कंपोनेंट जो रिजॉल्व हुए वो कैसे रिलेटेड है कि म्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर। तो म्यू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज। ठीक है, तो अब हम कंसिडर करते हैं मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिटवीन टू अपोजिट फेसेस। फिर हम टोटल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे कितना चेंज इन मोमेंटम होता है, पर पहले हम कंसिडर करते हैं मोमेंटम इसका बिटवीन टू फेजेस। कौन से, ए एंड ए डैश। लेट अस से ये ए फेज है, ये ए डैश, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ए डैश, वाई एक्सिस के अलोंग बी डैश, और जेड एक्सिस के अलोंग सी डैश। 6 फेसेस होते हैं ना टोटल, तो हम अभी तक 2 फेस कंसिडर कर रहे हैं ना जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो मॉलिक्यूल जो है दे स्ट्राइक एट फेस ए विद द वेलोसिटी ऑफ म्यू एक्स। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, म्यू एक्स। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल जो है स्ट्राइक द फेस ए विद वेलोसिटी म्यू एक्स। तो जो मोमेंटम है मॉलिक्यूल का बिफोर इट स्ट्राइक्स द फेस ए, तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, तो म्यू एक्स हो जाएगा। तो फेस ए पे जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो मोमेंटम होगी बिफोर कोलिजन दैट इज एम म्यू एक्स, और जब वो रीबाउंड होगा, जब वो वहां से जाएगा वापस, तो देयर इज नो एनर्जी लॉस। क्यों, क्योंकि इलास्टिक वॉल्स है, तो इसके लिए जो उसकी मोमेंटम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस एम म्यू एक्स। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कंसिडर करी हमने, राइट। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग जब वो रीबाउंड करेगा विद द सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अब हो जाएगी माइनस म्यू एक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, माइनस एम म्यू एक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अब चेंज इन मोमेंटम जो होगा पर मॉलिक्यूल पर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस एट द फेस ए, सिर्फ फेस ए की बात हो रही है। तो फेस ए पे जब वो कोलाइड होने वाला था तब उसका मोमेंटम था एम म्यू एक्स, जब वो कोलाइड होके रीबाउंड हुआ तो हो गया माइनस एम म्यू एक्स। तो जो चेंज है दैट इज 2m म्यू एक्स। ठीक है, तो टू स्ट्राइक द सेम फेस ए अगेन, अब मॉलिक्यूल कितना मूव करेगा, देखो मॉलिक्यूल यहां से जाएगा, पहले ए से जाएगा कहाँ, ए डैश तक, और वापिस ए पे आएगा। तो ए से ए डैश तक लेंथ कितनी है, एल, तो ए डैश से वापिस ए जाएगा तो कितने हो जाएगी, 2l। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वापस स्ट्राइक करने के लिए दैट इज इट हैज टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 2l मीटर। तो कितना टाइम लेगा मॉलिक्यूल टू गो टू द अदर साइड एंड देन टू कम बैक, यू नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2l, और उसकी स्पीड कितनी है, म्यू एक्स, इतने मीटर पर सेकेंड। तो 2l अपॉन म्यू एक्स सेकेंड्स जो है वो टाइम लेगा। तो इतना टाइम अगर लेगा ये, तो कितने इंपैक्ट्स होंगे फेस ए पे जो मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करेगा पर सेकंड फेस ए पे, तो वो कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये हो गया टाइम, तो ये होगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो म्यू एक्स अपॉन 2l। वैसे भी म्यू एक्स क्या है कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 1 सेकंड में, और एक कोलिजन करवाना है ए फेस पे अगेन, तो 2l डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस पर कोलिजन, डिस्टेंस कवर्ड पर कोलिजन, तो दैट इज इफ वी डिवाइड वी गेट कि पर सेकंड हमें इतना वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ कोलिजन इतने होंगे पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फॉर वन मॉलिक्यूल। अब देखो पहले था चेंज इन मोमेंटम, पहले भी आया था, पर वो क्या था, पर कोलिजन पर मॉलिक्यूल। अब आ रहा है चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड एट अ फेस ए। पहले पर कोलिजन था, अब हम निकाल रहे हैं चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कितने कोलिजन होते हैं, म्यू एक्स अपॉन 2l, और पर कोलिजन जो है वो मोमेंटम चेंज कितना होता है, 2m म्यू एक्स। तो 2m म्यू एक्स को नंबर ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने,
तो वी गेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड फॉर वन मॉलिक्यूल एट फेस ए, तो वो आया एम म्यू एक्स स्क्वेयर अपॉन एल। अब देखो ये हुआ फेस ए के लिए, तो ए डैश जो फेस है उसके लिए भी सेम ही होगा। सेम चेंज इन मोमेंटम विल बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन द सेम मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स द फेस ए डैश। तो उस केस में टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड पर मॉलिक्यूल अब ऑन द टू अपोजिट फेसेस ए एंड ए डैश अलोंग एक्स एक्सिस, वो कितना हो जाएगा? डबल, क्योंकि एम म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक फेस के लिए। अब देखो माइनस साइन नहीं आया, क्यों? क्योंकि म्यू एक्स का स्क्वायर है, तो माइनस भी होगा तो वो तो प्लस हो जाएगा ना। तो 2m म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एल आ जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड पर मॉलिक्यूल ऑन द टू अपोजिट फेसेस ए एंड ए डैश अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे ही अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस वैल्यू आ जाएंगी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड पर मॉलिक्यूल ऑन ऑल द सिक्स फेसेस, क्योंकि ऑल द सिक्स फेसेस मींस ऑन द ऑल द सिक्स फेसेस ऑफ द क्यूब, तो सबका सम हो जाएगा। तो 2m म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2m म्यू वाई स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2m म्यू जेड स्क्वायर अपॉन एल, ये हो जाएगा टोटल। तो 2m अपॉन एल आ गया कॉमन, और ये सारा ऐड हो गया, म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर। तो ये तीनों का सम किसके बराबर होता है? म्यू स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया 2m म्यू स्क्वायर अपॉन एल। ये हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड ऑन ऑल द सिक्स फेसेस ऑफ द क्यूब अलोंग ऑल द थ्री एक्सिस। ये पर मॉलिक्यूल है, बट हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं? कैपिटल एन। तो अब देर आर कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन द क्यूब, सो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड फॉर एन मॉलिक्यूल्स, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपके पास टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड फॉर कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स जो है ऑब्वियसली ये आगे फोर्स, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये आ गया फोर्स। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इफ कैपिटल P इज द प्रेशर exerted by the gas, then it is given by force per unit area। तो एरिया हो गया 6L स्क्वायर। तो एरिया जो है सिक्स फेसेस ऑफ द क्यूब का एरिया हो गया 6L स्क्वायर। तो अपने पास जो प्रेशर आया उसको हमने फोर्स को डिवाइड कर दिया एरिया से, तो हमारे पास प्रेशर आ गया 1/3 mn म्यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, क्योंकि 2 और ये 3, तो एल इंटू एल स्क्वायर क्या हो गया? एल क्यूब। और एल क्यूब क्या होता है? वी, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द क्यूब। तो यहां से अपने पास आ गया P इक्वल टू 1/3 mn म्यू स्क्वायर अपॉन वी। तो PV इक्वल टू 1/3 mn म्यू स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं बेटा काइनेटिक गैस इक्वेशन। और अगर स्मॉल mn जो है दैट इज कैपिटल M, तो दैट इज टोटल मास ऑफ द गैस। तो 1/3 कैपिटल M म्यू स्क्वायर हो गया, और V को अगर डिवाइड कर दे M अपॉन V, तो ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द गैस। तो P क्या हो गया? 1/3 D म्यू स्क्वायर, that can be calculated by using kinetic gas equation। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन कि PV इक्वल टू 1/3 mn म्यू स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी हो आपको n मॉलिक्यूल्स की, तो कैसे आएगी? काइनेटिक एनर्जी
of capital N molecules of an ideal gas. तो काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होती है, हाफ ऑफ एम म्यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ, और यहाँ मास क्या है, एम इंटू एन म्यू स्क्वायर। तो अब काइनेटिक एनर्जी को, इसको, इस फॉर्म को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। 1/3 एम एन म्यू स्क्वायर था, अब 1/3 की जगह कर दो 1/2 एम एन म्यू स्क्वायर, ये बन गई काइनेटिक एनर्जी। तो 1/3 को क्या लिखना पड़ेगा, 2/3, 2 से डिवाइड किया ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/3 इंटू हाफ एम एन म्यू स्क्वायर, और ये वाला जो पूरा टर्म है ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब पी वी इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो ये हो गई एन मॉलिक्यूल्स के लिए, कैपिटल एन। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो यू नो 1 मोल आइडियल गैस होता है तो पी वी इक्वल टू आर टी, तो इसका मतलब 2/3 ई के दैट इज इक्वल टू आर टी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज 3/2 आर टी, और वी कैन से कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से इट इज क्लियर दैट मीन काइनेटिक एनर्जी of translation of an ideal gas, it is independent of the nature of the gas or pressure of the gas. Is independent of the nature of the gas or its pressure, and it depends on, इस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, on the temperature, depends only on the temperature. तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है मीन एवरेज ट्रांसलेशन, वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ द गैस या उसके प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम एन म्यू स्क्वायर। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू म्यू स्क्वायर, क्योंकि एम और एन तो कांस्टेंट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, का मतलब म्यू स्क्वायर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है of a gas that is directly proportional to the square root of the absolute temperature, है ना। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर में टेम्परेचर इन केल्विन। तो हेंस जो रैंडम मूवमेंट है of the molecules
that is called thermal motion of the molecules. ठीक है, तो जब टेम्परेचर 0 हो, 0 केल्विन है, 0 केल्विन मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस। तो जो अभी पढ़ा हमने कि काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर अगर 0 ले लेंगे तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? 0। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट बिकम्स 0। इसका मतलब जितने भी मॉलिक्यूलर मोशन है वो सीज कर जाते हैं एट 0 केल्विन। सीज करने का मतलब कि स्टॉप हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब वेलोसिटी 0, क्योंकि मास तो 0 हो नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब द मॉलिक्यूलर मोशन ceases at एब्सोल्यूट 0। तो अगर मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पर मॉलिक्यूल, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3/2 RT/N। एन यहाँ क्या है? एवोगाड्रोस नंबर, समझे ना। जो काइनेटिक एनर्जी थी पर मॉलिक्यूल, पर मोल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 3/2 RT। तो पर मॉलिक्यूल अगर निकालनी है तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। तो चाहे एन ए लिख दो आप, क्योंकि उसको भी कैपिटल एन लिखा था ना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो बेटर है कि एन ए लिखो। तो एन ए कहाँ क्या है यहाँ पे? एवोगाड्रोस नंबर। एन ए इज एवोगाड्रोस नंबर, सही है। डन। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 3/2 KT, है ना। ये जो K है ना, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर K इज R/Na and it is known as बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। and its value is equal to 1.38 into 10 raised to power, जूल में करना हो तो कितना हो जाएगा? -23, है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस में आएगा, हाँ, क्योंकि एन ए नीचे आता है ना, एवोगाड्रो नंबर नीचे आएगा, तो R/Na है ना, तो 10 रेज पर -23 हो जाता, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। तो ये होगी किसके लिए? एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने की को हमने ड्राइव किया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट कि डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस। फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो पहला है बॉयल्स लॉ।
पहले बॉयज लॉ की डेफिनेशन बोलो। नहीं पता? तो बॉयज लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ गिवन mass of a gas at constant temperature, मतलब उसको डिफाइन कर रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं ना। तो अगर गिवन मास ऑफ गैस है तो एन फिक्स हो गया, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गया ना, मास फिक्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर में टीवी फिक्स, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर तो कांस्टेंट होता है, एन भी फिक्स कर दिया, टीवी फिक्स कर दिया, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, समझे? तो पीवी इज कांस्टेंट, इसका मतलब वी और पी में क्या रिलेशन है, इनवर्स। पीवी कांस्टेंट है ना, तो वी और पी क्या हुआ, इनवर्स। ठीक है, बस यही बॉयज लॉ है। तो क्या था, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो वॉल्यूम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब जो P इंटू वी है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसको डिराइव करेंगे फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, there is direct proportionality इसमें बिटवीन टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कैसे कि हाफ एम एन म्यू स्क्वेयर दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही था। तो हाफ एम एन म्यू स्क्वेयर इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू टेम्परेचर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 1/3 एम एन म्यू स्क्वेयर इक्वल टू के टी। यहाँ के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है। पहले हमने लिखा था के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये वाला जो टर्म है 1/3 एम एन म्यू स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू, ये 3/2 इधर ले गए, 2/3 के टी हो गया। बट यू नो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन 1/3 एम एन म्यू स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू पीवी। तो इसका मतलब रिलेशन हो गया कि पीवी इक्वल टू 2/3 के टी। ठीक है, तो यहां से क्या किया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर
यू नो के तो कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या रिलेशन हो गया, पीवी इज कांस्टेंट और दिस इज बॉयज लॉ, ये है ना बॉयज लॉ। तो इन दिस वे वी कैन डिराइव बॉयज लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। कहाँ से स्टार्ट किया हमने कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी से हमने वो पीवी वाला रिलेशन ड्राइव किया काइनेटिक गैस इक्वेशन का, और ये प्रूव कर दिया कि पीवी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये डिराइव हो गया। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग, अगेन फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, तो फॉर अ गिवन मास ऑफ, और so according to this law, for a given mass of gas at constant pressure, volume is directly proportional to the absolute temperature. ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अब एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। क्योंकि फिर ये लगाओ पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर इज फिक्स्ड, एन इज फिक्स्ड, आर तो फिक्स ही है, तो वॉल्यूम और टी में क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन वी नो, जो पीवी था वो पीछे प्रूव किया था कि 2/3 kT होता है, पीवी इज 2/3 kT। तो अगर टेम्परेचर, जो वी क्या हो जाएगा, वी 2/3 K/P इंटू टी। अब ये पूरा जो है 2/3 तो कांस्टेंट है ही, के कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट ले लिया हमने। अगर ले ले तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट इंटू टी, का मतलब वॉल्यूम जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, सही है। और ये क्या है, ये चार्ल्स लॉ, सही है। ये चार्ल्स लॉ भी डिराइव हो गया। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड है एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है, यहां देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट, तो आर तो कांस्टेंट ही होता है, तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। ये एवोगैड्रोस लॉ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, so this law
states that equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure, at constant temperature and pressure, contains equal number of molecules. Equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. Means volume is proportional to number of moles और number of molecules. ठीक है, तो अब इसको प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं विद कि कंसिडर करते हैं इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस एट सेम प्रेशर. प्रेशर सेम ले लेते हैं. तो P1 V1 क्या हो जाएगा, 1/3 N1 M1 N1 mu1 square. This is for case 1. P2 into V2, so that is 1/3 M2 N2 for gas 2. ठीक है, तो अब देखो gases are at the same pressure. Gases are the same pressure and have equal volumes. है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2. इसका मतलब 1/3 M1 N1 1/3 M2 N2 सॉरी μ2 स्क्वायर. ठीक है ना, ये हो गया, मतलब ये बराबर है. तो अब अगर जो दो गैसेज हैं और एट द सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम है तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी सेम ही होगी ना, क्योंकि 3/2 RT लिख रहे थे हम और 3/2 KT काइनेटिक एनर्जी. तो K तो कांस्टेंट ही होता है, R भी कांस्टेंट, T बचा ना. तो अगर T भी सेम लेंगे तो देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज सेम. तो इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ M1 μ1 स्क्वायर टू हाफ M2 μ2 स्क्वायर. तो अब डिवाइड कर दो, 1/3 M1 N1 μ1 स्क्वायर. इसको 1 ले लो और इसको 2, तो 1/3 M1 μ1 N1 μ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ
m1 बताता हूँ, ताकि हम ये बता सकें कि अगर वॉल्यूम इक्वल हो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं। यही प्रूव करना है ना। पता देखो ना, ये जो चीज है 1/3 m1 n1 एंड m2 n2 μ2 स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 m2 μ2 स्क्वायर। तो देखो ये 1/3 कैंसिल, m1 कैंसिल, 1/2 कैंसिल, μ1 स्क्वायर कैंसिल, m2 कैंसिल, μ2 स्क्वायर कैंसिल। क्या आया? क्या है? ये क्या है? विच इज एवोगाड्रोस लॉ। ये प्रूव करना था ना कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द सेम नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो वही प्रूव कर दिया हमने। पहले हमने प्रेशर सेम रखा, ठीक है, और फिर हमने क्या, वॉल्यूम भी सेम था, तो P1 V1 P2 V2 कर दिया, ये दोनों बराबर कर दिए। फिर टेम्परेचर भी सेम है तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो वो कर दिया हमने। और फिर दोनों को डिवाइड करके N1 और N2 फाइंड आउट कर लिया कि N1 इक्वल टू N2, कि V1 अगर V2 के बराबर है तो N1 N2 के बराबर होगा व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम। ठीक है। फोर्थ इज, अब तो नहीं गए ना? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ये पूरा कर लो ना। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, अकॉर्डिंग टू दिस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और वेपर डेंसिटी, है ना। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, तो यू नो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है, पी बी इक्वल टू 1/3 mn म्यू स्क्वायर। तो पी वी इक्वल टू 1/3 m इंटू एन क्या होता है, टोटल मास ऑफ द गैस, कैपिटल एम इंटू म्यू स्क्वायर। ये हो गया। तो क्योंकि जो कैपिटल एम है दैट इज स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन, दैट इज टोटल मास ऑफ द गैस, ऑलरेडी हम कर चुके हैं पीछे। ठीक है, तो यहां से जो म्यू स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, 3 इंटू पी वी डिवाइडेड बाई एम।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3p/m/v। अब m/v क्या होता है? d। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो म्यू है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3p/d। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल D है वो है डेंसिटी और वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। अब द रेट ऑफ डिफ्यूजन, हमें ये इसके बारे में देखना है ना। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि मिक्सिंग। मिक्सिंग कब होगी? जब मूव करेगा एक इधर से दूसरे उधर से। मतलब एक्चुअली इट इज प्रोपोर्शनल टू, इस पर डिपेंड करता है वेलोसिटी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन। Greater will be the rate of diffusion। का मतलब जो R है that is proportional to रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतना होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो वेलोसिटी तो अभी किया था 3p/d। ठीक है, तो इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो दिस इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। कर लोगे ना? नेक्स्ट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स हैं, है ना, इनका सेम वॉल्यूम है ना, सेम क्या है? प्रेशर। सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर है ना। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा, जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अगर उन सबको मिक्स कर दें और एक ही कंटेनर में रख दें जिसका सेम वॉल्यूम हो, तो टोटल प्रेशर कितना होगा? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ठीक है, मान लिया इसका पार्शियल प्रेशर है P1, इसका P2, P3। तो इन सबको मैंने एक ही कंटेनर में रख दिया, वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, वॉल्यूम सेम ही रहेगा, है ना। तो जो टोटल प्रेशर आएगा दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। मतलब और वो गैसेज कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। हाँ, गैस से ऐसी होनी चाहिए रिएक्ट, जैसे HCl और अमोनिया रखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो अमोनियम क्लोराइड बना देगा। ऐसी गैस होनी चाहिए जो रिएक्ट ना करे। तो ये हो रहा है कि व्हेन नंबर ऑफ गैसेज आर मिक्स्ड प्रोवाइडेड कंडीशन है दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली। and enclosed in a space। तो जो टोटल प्रेशर है exerted by mixture
of the gases is the sum of the partial pressure of each gas if present alone in that case under similar conditions of temperature. ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम है जितने भी कंटेनर है और चौथा इसमें लिया है ना, इस टेम्परेचर सबका सेम है, प्रेशर अलग अलग है। ये एक गैस है, ये दूसरी गैस है और ये तीसरी गैस है। तो तीनों गैस निकाल के हमने इसमें डाल दी, तो जो टोटल प्रेशर इसमें होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करना है ना, तो ये क्या होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इफ दे आर प्रेजेंट अलोन। अलग अलग प्रेजेंट थे और फिर सबको मिक्स कर दिए, तो टोटल प्रेशर सेम ही आएगा। ठीक है, उनका सम ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रूव करना है हमें एज पर काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ले लिया हमने तीन गैसेस, A, B and C, enclosed in a vessel of volume V। और ये भी कंसिडर कर लिया कि जो गैसेस हैं हमारे पास, दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली, दे डू नॉट रिएक्ट, है ना। अब Ma जो है वो ले लिया हमने मास पर मॉलिक्यूल ऑफ ए, और Na ले लिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। और जो म्यू है वो ले लिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। और जो Pa है वो ले लिया द प्रेशर exerted by the molecules of gas A। तो जो ये जो प्रेशर है ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस A, तो वो कैसे आएगा, क्योंकि Ma भी है, Na भी है, म्यू ए भी है, तो वो लगा दो रिलेशन। क्या था, Pa वॉल्यूम V है ना, एनक्लोज्ड इन वॉल्यूम V। लेट अस से कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ वॉल्यूम लिया ना V, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, क्या था, P V इक्वल टू 1/3 M N म्यू स्क्वायर था, तो Ma हो जाएगा, फिर Pa हो जाएगा, V तो सेम ही रहेगा, ये Ma हो जाएगा, ये Na हो जाएगा, ये म्यू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो Pa है दैट इज 1/3 Ma Na म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई V। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया 1। तो वैसे ही अगर
पीबी लूँ मैं, सेम वही लिखना है कि mb इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ बी, nb टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी गैस, म्यू बी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस बी, और वॉल्यूम तो वही है वी, तो ये आ जाएगा पीबी। वैसे पी सी क्या हो जाएगा 1/3, ये ले लिया एम सी, ये आगे। अब अगर ये तीन गैसेस जो हैं आर एनक्लोज्ड इन द सेम वेसल, सेम वेसल में ले ली एट द सेम टेम्परेचर, तो जो टोटल प्रेशर है P is given by, सबका सम कर दो, है ना, 1/3 ma na म्यू a स्क्वायर अपॉन v प्लस 1/3 mb nb म्यू b स्क्वायर बाई v प्लस 1/3 mc nc म्यू c स्क्वायर। अब ये तीनों जो हैं क्या हो रहे हैं बाई v, ठीक है ना, तो P क्या हो गया PA प्लस PB प्लस PC, तो ये कौन सा लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लास्ट है डेरिवेशन ऑफ गैस इक्वेशन। आगे हो गया, खाना तो नहीं खाना है। डेरिवेशन ऑफ गैस इक्वेशन, और वी कैन से इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है फॉर 1 मोल लिख ली पहले हमने, for 1 mole of a gas is PV equal to 1/3। ठीक है, ये जो इसको Na कर देता हूँ, एवोगाड्रो नंबर है ना, तो PV इक्वल टू 2/3 1/2 m Na म्यू स्क्वायर, और PV इक्वल टू 2/3 of half m म्यू स्क्वायर। m जो है दैट इज मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये क्या हो गया, किस्म का मॉलिक्यूलर मास नहीं हो गया, ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो इट इज एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। सही है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हो गया, तो इसका मतलब, और ये हाफ ऑफ m म्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं
काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब पीवी इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पीवी इक्वल टू 2/3 kT है ना। तो पीवी बाई टी इक्वल टू 2/3 K, और दिस इज सम कांस्टेंट है ना, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था। तो यहाँ से पीवी ओवर टी को ये कांस्टेंट हम आर ले लें। अगर क्या है आर? गैस कांस्टेंट। इसके लिए फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो ये हो गया रिलेशन पीवी इक्वल टू आर टी, एंड फॉर n moles of gas nRT। तो ये क्या हुई? दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, और जो वैल्यू ऑफ आर है वो आपको पता है, इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और 1 कैलोरी कितना होता है? 4.184 जूल। तो यहाँ से आर की वैल्यू अगर कैलोरीज में करनी है तो इसको 4.184 से डिवाइड कर दो, तो इतने कैलोरीज पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। तो होता है 1.987 अप्रोक्सीमेटली। कई बार 2 ले लेते हैं हम कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। तो आर ये भी आता है 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। आर की वैल्यू 0.0821 भी लेते हैं लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और आर की वैल्यू लेते हैं 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये आर की वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं, हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसका मैं अलग से वीडियो शेयर करता हूँ आपसे, तो ये आप कर लेना। ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ स्टेट ये मैं इसका पीडीएफ बना के आपको भेज देता हूँ, पर नोट्स बनाओ है ना, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो ही मतलब रहेगा। अदरवाइज तो फिर ये पढ़ लिया, हो गया हो गया हो गया, बाद में लगेगा पता कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं भेज देता हूँ आपको पीडीएफ।